आइस एज में जमने वाली है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह रहे हैं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके बारे में आप सोच रहे हो। दरअसल इस बार दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में हद से ज्यादा ठंड पड़ी है। इनफैक्ट अमेरिका में तो ऐसा बर्फ का तूफान आया था कि उसका कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, जिस वजह से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आने लगा कि क्या वाकई आज से 1-2 साल बाद आइस एज शुरू हो जाएगा, जिसके बाद मानवता का सर्वनाश हो जाएगा। और दोस्तों, इसी सवाल का जवाब फैक्ट्स के साथ देने के लिए आज के इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको आइस एज के आने के पीछे की वजह बताने वाला हूं, बल्कि एक ऐसे मिसकंसेप्शन से भी पर्दा उठाने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए जानते हैं आइस एज के इस पूरे माजरे के बारे में। अब दोस्तों, बात करें अगर इतिहास की, तो अभी तक 5 सिग्निफिकेंट आइस एज धरती पर दस्तक दे चुकी है, जो थी ह्यूरोनियन, क्रायोजेनियन, एंडियन, सहारन, कारू और क्वाटरनरी। हालांकि ये आइस एजेस क्यों आती है, ये अभी भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। केवल थियरीज ही है जिनके सहारे लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, पॉसिबली इन घटनाओं के पीछे ये कारण हो सकता है। और इन्हीं रिलायबल थियरीज में से जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है मिलांकोविच साइकिल्स पर। साल 1920 के आसपास सर्बियन साइंटिस्ट मिलुतिन मिलांकोविच जब क्लाइमेटिक अवशेषों की रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जमीन की गहराई में मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर स्पेसिफिकली एक पैटर्न के साथ ग्लेशिएशन की एक लेयर नोटिस की जा रही थी, जिससे ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि धरती पर आइस एज का आना महज एक इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे लार्ज स्केल पर कोई ऐसी घटना होती है जो धरती को इतनी बुरी तरह से अफेक्ट करती है कि पूरा ग्लोब बर्फ की चादर में ढक जाता है। और बस इसी खोज के साथ उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। अब उस दिन से अपनी जिंदगी के अंतिम दौर तक उन्होंने अपने आप को धरती को अफेक्ट करने वाले उसी पैटर्न को खोजने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। और अपनी सालों की रिसर्च के बाद उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये था कि हमारी धरती पर होने वाली ये स्पेसिफिक इरेगुलरिटीज के पीछे कोई इंटरनल फैक्टर नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल कॉस्मिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और इसी के लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने प्रपोज की मिलांकोविच साइकिल, जिसके अंदर उन्होंने 3 चीजें इंक्लूड की। अब देखो, वो 3 चीजें थी एक्सेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी और प्रिसिशन। चलिए पहले सीरियल वाइज चलते हुए एक्सेंट्रिसिटी को समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो धरती के ऑर्बिट के शेप को ही एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि धरती का ऑर्बिट राउंड है, तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि धरती का ऑर्बिट इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार है। लेकिन मेरे दोस्त, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि धरती का ऑर्बिट किसी फिक्स शेप का है ही नहीं, बल्कि समय के साथ साथ ये चेंज होता रहता है। दरअसल हमारी पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, तो उस पर सूरज की ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम के बिग डैडी के अलावा इस सौरमंडल की 2 और एंटिटीज है जो अपनी ग्रेविटी से धरती के ऑर्बिट को इफेक्ट करती है। और वो 2 एंटिटीज, या यूं कहे वो 2 प्लैनेट्स है, जुपिटर और सैटर्न। सूरज के साथ साथ पीछे से ये दोनों प्लैनेट्स भी जब अपनी ग्रेविटी की वजह से धरती की ऑर्बिट को इफेक्ट करती है, तो धीरे धीरे हमारा ऑर्बिट नियर टू सर्कुलर से इलिप्टिकल होता जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब धरती की दूरी सूर्य से बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से हम पर पड़ने वाली सोलर रेडिएशन की मात्रा कम हो जाती है और पृथ्वी की सतह पर बर्फ जमने लगती है। अब देखो, दूसरा फैक्टर है चेंजेस इन ऑब्लिक्विटी, या फिर चेंजेस इन टिल्ट ऑफ एक्सिस। जी हाँ, आज भले ही हमारी धरती का एक्सिस करीब 23.4 डिग्री पे झुका हुआ है, लेकिन ये भी कांस्टेंट नहीं है। बीते कई लाखों सालों से ये एंगल 22.1 से 24.5 डिग्रीज के बीच के रेंज में रहता है। और इस मामले में धरती का एक्सिस जितना ज्यादा झुकेगा, यानी ये एंगुलर वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ही धरती आइस एज से दूर रहेगी। नाउ रीजन बीइंग, धरती जितना ज्यादा टिल्टेड रहेगी, उतनी ही सोलर रेडिएशन सूरज से एब्जॉर्ब करेगी और इस प्लैनेट का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगी। वहीं इसके ऑपोजिट धरती जितना लेस टिल्टेड रहेगी, इसके हेमिस्फीयर उतनी ही कम सोलर रेडिएशन लेंगे और टेम्परेचर को वार्म रहने की रिक्वायरमेंट ही नहीं मिलेगी। अब तीसरा और आखिरी फैक्टर है प्रिसिशन, यानी धरती का एक्सिस किस डायरेक्शन में वॉबल कर रहा है। हमारी धरती किसी बॉल की तरह नहीं है, बल्कि एक लट्टू की तरह होती है जो अपने एक्सिस पर नाचती ही रहती है। अब इस केस में हमारी धरती अपने एक्सिस पर जितना स्टेबल रहेगी और जितना नॉर्मल बनी रहेगी, उसी तरह से
हमारी धरती पर होने वाले बदलाव भी अफेक्टेड रहते हैं, जिस वजह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आइस एज जैसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन के बारे में स्टडी करने के लिए। नाउ इन जनरल पहले सोचा जाता था कि आइस एज का पैटर्न मेनली इस साइकिल के दो फैक्टर्स की वजह से रंग लाता है एंड दीज टू फैक्टर्स वेयर ऑब्लिक्विटी एंड प्रिसिशन। अब साइंटिस्ट के सालों के स्टडी के हिसाब से 22.2 डिग्री से 24.5 डिग्री के एक्सिस एंगल पर शिफ्ट होने में धरती को करीब 20,500 सालों का वक्त लगता है, जिसका मतलब कि इस टाइम पीरियड में एक एंगल छोड़ने के बाद वापस से उस एंगल में जाने के लिए हमारे एक्सिस को 41,000 सालों का वक्त लग रहा है, विच मीन्स कि एक भयानक आइस एज धरती पर हर 41,000 साल में इसी साइकिल को फॉलो करते हुए हिट करती होगी। अब अगर इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो हमारा लास्ट ग्लेशिएशन पीरियड आज से करीब 10,700 साल पहले खत्म हुआ था एंड 20,500 से 10,700 को माइनस कर दे, विच मीन्स कि अभी ऐसी अगली एपोकलिप्टिक सिचुएशन अराउंड 9,800 साल दूर ही होगी, जिसका मतलब अभी तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। लेकिन फिर रिसर्च में ट्विस्ट आया और ये खुलासा हुआ कि आइस एजेस में सबसे बड़ा रोल धरती के ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी प्ले करती है और हमारा कट गया। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि जहाँ ऑब्लिक्विटी साइकिल 41,000 साल की थी, वही एक्सेंट्रिसिटी साइकिल 1 लाख से 4 लाख सालों की होती है, जिसका मतलब कि इतने ही टाइम पीरियड में एक बार हमारा ऑर्बिट मैक्सिमम इलिप्टिकल होकर आइस एज को स्टार्ट करता है और वापस से राउंड होते होते डीग्लेशिएशन को अंजाम देने के बाद दोबारा स्ट्रेच होकर आइस एज की ओर बढ़ने लगता है। अब देखो, गौर करने वाली बात यह है कि जो इस समय अर्थ की एक्सेंट्रिसिटी है वो बहुत ही लीस्ट स्टेज पर मौजूद है, जिसका मतलब कि हमारा ऑर्बिट इस वक्त ऑलमोस्ट राउंड शेप का ही है। यानी कि इस नजरिए से भी हम लोग अभी अगले आइस एज से कुछ हजार साल तो आराम से दूर है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगला आइस एज कब आएगा, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट तो दो। तो दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा खुलासा ही ये है कि इस वक्त जब आप और मैं इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी हम लोग एक आइस एज में ही मौजूद है। लगा ना झटका? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कह रहे हो, मेरे घर के बाहर बर्फ तो छोड़ो, नमी भी नहीं है, फिर आइस एज कैसी? और यही से शुरू होता है इस वीडियो का ब्रेक थ्रू पार्ट, तो जरा गौर से सुनिएगा। देखो, टेक्निकली स्पीकिंग आइस एज एक ऐसा पीरियड नहीं होता जब धरती पर परमानेंटली बर्फ बनी रहे, बल्कि आइस एज एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर धरती का तापमान औसत से कम रहता है। और दूसरी चीज ये है कि आइस एज पीरियड के अंदर ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन एक साइकिल में कंटिन्यू चलती रहती है, जब तक कि धरती का टेम्परेचर XYZ फैक्टर्स की वजह से वापस से आने वाले कई मिलियन सालों के लिए स्टेबल नहीं हो जाता। अब आज से करीब 10,700 साल पहले शुरू होने वाली डीग्लेशिएशन इस आइस एज की आखिरी या पहली डीग्लेशिएशन नहीं थी, बल्कि आप आज से 26 लाख साल पुरानी रीडिंग्स को देखते रहिए और उससे रिलेटेड खोजों को भी पढ़िए। आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि करीब 2.6 मिलियन साल पहले जब से ये क्वार्टरनरी आइस एज शुरू हुई थी, तब से धरती के लिए पीरियोडिक लार्ज स्केल पर आइस एज रोज की बात हो चुकी है। अब अगर अभी भी आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो नेशनल ज्योग्राफी के इस आर्टिकल को ही देख लीजिए, जहां ये साफ साफ लिखा हुआ है कि द क्वार्टरनरी पीरियड बिगेन 2.6 मिलियन ईयर्स अगो एंड एक्सटेंड्स इनटू द प्रेजेंट, यानी कि ये अभी तक चल रहा है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो ये लो, आज से करीब 70 मिलियन साल पहले जब धरती पर डायनासोर्स रहा करते थे, तब इंसान एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे। इसका मतलब पोल्यूशन करने के लिए और नेचर को बर्बाद करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को मैसिव प्रमोट करने के लिए हमारे इक्विपमेंट्स थे ही नहीं। उल्टा उस दौर में तो केवल ऐसे ही जीव एग्जिस्ट किया करते थे जो पूरी तरह प्रकृति के सहारे जीते हों। बट इतनी सुहानी दुनिया के बावजूद बिना किसी पोल्यूशन के भी उस दौर में टेम्परेचर आज से करीब 6 से 7 डिग्री एवरेजली ज्यादा थी। वेल, क्यों? क्योंकि उस वक्त कोई भी आइस एज एक्टिव ही नहीं था। हम आज मिलांकोविच साइकिल को इतना मानते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक थियरी ही है और इसके बहुत से हाई चांसेस हो सकते हैं कि ये थियरी पूरी तरह से गलत होगी, जिस वजह से सच में आइस एज का कारण क्या है ये आज भी प्रैक्टिकली कोई नहीं जानता और इस पर अभी